नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 10वां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसमें हम लोग इन जीके और जीएस के जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं 12-11 टॉपिक से सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए आप लोग प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा। इसके पहले मैंने 9 सेट कराए हैं, इनमें पुराने प्रश्न उसमें हैं। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग 1 से लेकर 9 सेट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 10वां सेट स्टार्ट कर रहे हैं। 10वें सेट का पहला प्रश्न है, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपको बताना है कि जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो किस शासनकाल में बनाया गया था, किसके शासनकाल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर को पल्लव शासनकाल में बनाया गया था। और यह कैलाश मंदिर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी? 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और ये मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी को समर्पित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम के सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह किस धातु का बनाया गया है, आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए और इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, या अशोक स्तंभ। इसे अशोक स्तंभ तथा लौह स्तंभ भी कहा जाता है। यह लोहे का बना है, ठीक है। इसमें क्या है 98% लोहा है, ठीक है। 98% लोहा इसमें है, ठीक है। और यह दिल्ली के महरौली ज़िले में स्थित है, ठीक है। दिल्ली के महरौली स्थान पर स्थित है जो कि कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? अरब सागर में स्थित, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है और अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। इसमें किन धर्मों की मूर्तियां हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। और इनका निर्माण 5वीं से, ठीक है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था, ठीक है। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी जाना जाता है? तो आपको बताना है इन चारों मंदिरों में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इसे यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण नरसिंह देव ने कराया था 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में कौन कराया था? नरसिंह, ठीक है, नरसिंह देव ने कराया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के संदर्भ में सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की बैठक के लिए गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10वां भाग होता है। कितना भाग होता है? 1/10वां भाग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए वह
व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का किसी न किसी एक सदस्य का सदस्य भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? आपको बताना इनमें किस व्यक्ति ने भारत के कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आप लोग को, 2 ऑप्शन मैं आप लोग को और दिखाता हूँ। 2 ऑप्शन ये हैं, आप लोग बताइए किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, किन्हें? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, पहली बार जब इन्हें चुना गया था तब जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, और दोबारा जब इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया तब जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई जो थे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1977 से लेकर, ठीक है, 28 जुलाई 1979 तक था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन से फसल के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 200 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रबड़ की फसल के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवं 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, किसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है? आपको बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा फूल उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के बाद दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, लेकिन भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। किस राज्य में होता है? असम में होता है। दूसरे स्थान पे हमारा तमिलनाडु है, पहले स्थान पे असम है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य 2015-16 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। ठीक है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि पठार की प्रमुख फसल क्या है? आपको बताना है कि दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दक्कन पठार है कहाँ पे। दक्कन का पठार तो ये हमारा महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और इस पठार में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंश या अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, क्योंकि जो आकाश में अर्थात अंतरिक्ष में हमारे जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड हैं वो जब आपस में लड़ते हैं तो उनके लड़ने से जो टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद जब वो पृथ्वी के कांटेक्ट में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं तो जलता हुआ तारा प्रतीत होता है, जिसे हम लोग टूटा हुआ तारा भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंश या अवशेष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? आपको बताना है कि जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता है अर्थात एक परत टाइप की होती है, उसमें कौन सा ग्रह मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है वो कहाँ पाई जाती है। जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है वो बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में एक बेल्ट के रूप में अर्थात एक चक्ति के रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं में
बहुत सारे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनमें ये जो शेरस नाम का क्षुद्रग्रह है ये पाया जाता है। ठीक है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ा जो क्षुद्रग्रह है उसका नाम क्या है, वेस्टा। क्या नाम है, वेस्टा है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा क्षुद्रग्रह है उसका नाम है पल्लास, पल्लास है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे बड़ा है उसका नाम है हाइजिया। क्या है, हाइजिया। ठीक है, आप लोग इन पॉइंट को भी कहीं ना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम लोग नेबुला कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे ग्रह धरती का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है, जबकि सभी ग्रहों का नाम ग्रीक भाषा से उत्पन्न है। ठीक है, ग्रीक भाषा में जैसे हमारे शनि, बृहस्पति आदि सब ग्रीक भाषा के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस, अर्थात जो हमारा शुक्र ग्रह है इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, इसलिए वीनस को अर्थात शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जो उपग्रहों को प्रक्षेपित नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा GSAT-8 है ये हमारा उपग्रह है। ठीक है, जबकि PSLV, GSLV और एरियन 5 GS ये हमारे रॉकेट हैं, प्रक्षेपण यान है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में भारत और रशिया के सहयोग से मिलकर छोड़ा गया था, और इसने ही ये बताया था कि चंद्रमा की जो सतह है उस पर पानी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान ने अपने किस प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। आपको ये बताना है भारत का कौन सा ऐसा पहला अंतरिक्ष यान था, पहला अंतरिक्ष यान नहीं, आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रयास था जिसमें उसने मंगल ग्रह के प्रवेश किया था कक्षा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था जिसका नाम मंगलयान था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आपको इन चारों में बताना है कि कौन सा एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वायजेयर फर्स्ट और वायजेयर सेकंड भी एक था। ये दोनों एक अंतरिक्ष यान नहीं थे। ठीक है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन नहीं थे, ये क्या थे, एक कृत्रिम उपग्रह थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नासा NASA का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, NaCl होता है साधारण नमक का फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी तीलियों में क्या होता है, आपको बताना है कि माचिस की तीलियों में क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस होता है, तो वो भी लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, लाल फास्फोरस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है कि जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। आपको बताना होगा कि LPG जब हमको लीक होती है तो किसके कारण हमको उसकी गंध महसूस होती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो LPG गैस होती है ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे इसमें गंध आती है ताकि हमको इसकी लीकेज का पता चल सके। ठीक है,
अगर गंधहीन रहेगी तो हम, अगर ये लीक हो जाएगी तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा सल्फर यौगिक मिलाए होते हैं जिसका नाम क्या है। ठीक है, एथिल मार्केप्टन। क्या है इसका नाम? एथिल मार्केप्टन। ठीक है, एथिल मार्केप्टन है जिसका नाम। उसके कारण हमें इसका जो एलपीजी होती है उसके लीकेज का पता चलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है वो देख लीजिए। CH3 होता है, CH2 होता है और SH जो हमारा सल्फर होएगा, इसी वजह से हमको महक इसकी पता चलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आसुत जल में मछलियां क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि जो आसुत जल होता है उसमें मछलियां क्यों जीवित नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण अर्थात ऑस्मोसिस के द्वारा मछलियों के शरीर में तरल पदार्थ को पतला कर देगा, जिससे मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसुत जल क्या होता है? जैसे हमारा आरओ होता है। ठीक है, आरओ होता है ना, आप लोग देखे हैं। तो आरओ को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आरओ का क्या जो फुल फॉर्म क्या होता है? आरओ जो हम लोग पीते हैं आरओ, उसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो आसुत जल होता है इसे हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, जो आप लोग बैटरियों में भी डालते हैं। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर क्या करता है, जो मछलियों के शरीर में जो तरल पदार्थ होता है उसको पतला कर देता है, जिससे मछलियां जीवित नहीं रह सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में कि मीथेन के जलने पर क्या मिलता है हमको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। कैसे निकलता है, चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है मीथेन, क्या है? CH4 जो होता है हमारा मीथेन होता है। जब इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे, ठीक है, और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O बनेगा। H2O क्या होता है? हमारा जल होता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जाइलम होता है वो पौधों के तने में जल और खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादातर जल का परिवहन करता है। ठीक है, और खनिज के लिए जो होता है वो हमारा क्या होता है? फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों से किसके कारण होती है? आपको बताना है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए। तो इसको चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला जो हमारा कथन है, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा प्रयोग से, तो ये तो हमारा सही है। वनों की कटाई से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति होता है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? वाहनों की संख्या में वृद्धि से, ठीक है, इससे भी होता है। लेकिन सौर हीटर से ज़्यादा इस्तेमाल थे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? सौर हीटर क्या होता है? हमारा जो सोलर एनर्जी होता है, इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो परानिषेचन होता है वो हमारा अलैंगिक प्रकार का प्रजनन का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर के भीतर कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव शिशु के शरीर में लगभग 350 या 354 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बाद में ये जब मानव शरीर का शिशु जो होता है वो वयस्क हो जाता है तो इसकी हड्डियां 206 हो जाती हैं। क्यों होती हैं? जिसमें 354 हड्डियां हैं, ये बाद में आपस में जुड़ कर एक हड्डियों का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से हमारे 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की थी, तो आपको बताना है। तो जो आप लोग आजकल देखते हैं, जो ऐप से आप लोग पैसे का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले किस बैंक ने ये सुविधा दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI ने। ठीक है, 15 मार्च, कब? 15 मार्च 2016 से ये सुविधा दी थी। ठीक है, 2016 से। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न क्या है, आप बताइए इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें EMI है, इन चारों में भिन्न है। और EMI का फुल फॉर्म क्या आता है? इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो होता है उसे हम लोग EMI कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है EQUATED। ठीक है, इक्वेटेड मंथली, MONTHLY मंथली इंस्टॉलमेंट, INSTALMENT। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इन फुल फॉर्म को भी लिख लिया करिए, क्योंकि ये पूछ भी सकता है आपसे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI भी कहते हैं, किसका नियामक प्राधिकरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए कि RBI जो है किसका नियामक प्राधिकरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, RBI जो होता है बैंकों का नियामक प्राधिकरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प एक को चुनें जो भिन्न है। इन चारों में आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पैन कार्ड है इन चारों में से भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1730 में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर जिले से हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि अमृता देवी नाम की महिला थी तथा उनकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों ने पेड़ कटने का विरोध किया तथा अंत में इन तीनों को पेड़ के साथ ही इनको काट डाला गया। ठीक है, तो इसी के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। ठीक है, 1930 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। चलिए इसको हम बता देते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका निश्चयात्मकता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदिर और हिंदू जो है इन चारों ऑप्शन से भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी एलिजाबेथ सेकेंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक सम्राट बन गई हैं। उनके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पास कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसने 2014 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 दक्षिण कोरिया के एशियाई खेल में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 के एशियाई खेल जो कि नई दिल्ली भारत में हुए थे, उसमें भारतीय पुरुष की वाटर टीम ने वाटर पोलो में स्वर्ण पदक जीता था। और भारत ने अभी तक 2 एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, जिसमें से एक है 1951 नई दिल्ली में, ठीक है, और एक है 1982 नई दिल्ली में। ठीक है, 1982 में और 1951 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। ठीक है, आप लोग इसे कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आ भी गया। ठीक है, और आगे भी रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किए गए थे? तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको बताया था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1951, ठीक है, और 1982 में किए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है 2022 के राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी सबसे पहले जो इसको मेज़बानी मिली थी वो तो डबरन को मिली थी। डबरन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। लेकिन बाद में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करना कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाद में अब 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो इंग्लैंड लंदन के ग्लासगो में होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यहाँ से हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। प्रश्न क्या है? 2018 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? अर्थात ये क्वेश्चन हो चुका है तो आपको बताना है कि 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, ठीक है। क्या होगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।